नमस्कार साथियों, एम के स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नीति निर्देशक तत्व शुरू होगा आर्टिकल 36 से 51 तक। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान सभा द्वारा सरकार को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन किया जाना जिसका पालन किया जाना कानून निर्माण के समय जिसका पालन किया जाना अति आवश्यक है। अब इसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसे भाग 4 में रखा गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद शामिल है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है और इसका विधायी प्रभाव क्या है, तो इसका विधायी प्रभाव अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र जैसी व्यवस्था स्थापित करना। अब इतना देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 इसमें सम्मिलित है। ठीक, अब इसकी अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा कहा जाता है, इसकी परिभाषा है कि डीपीएसपी तत्व सरकार को दिया गया एक सकारात्मक निर्देश है। सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन किया जाना कानून निर्माण के समय अति आवश्यक है। अब बात यह आती है कि संविधान इसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। इसका संवैधानिक अगर प्रावधान देते हैं, डीपीएसपी का संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, इसमें जो है क्या इसमें को भाग, अनुच्छेद, इसकी प्रकृति, विधायी प्रभाव ठीक, इसको भाग जो है 4 में इसके रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 इसमें अनुच्छेद शामिल है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है। अगर स्रोत देखा जाए, ये आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर आयरलैंड भी देखें तो आयरलैंड यह जो है स्विट्जरलैंड से इसे ग्रहण किया गया, लेकिन भारत ने जो है आयरलैंड से ग्रहण किया। इसकी विधायी प्रभाव क्या है? अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब है कि इसे राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। जहां हम लोग पीछे देखें तो मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वहीं इसको देखते हैं कि इसे जो है डीपीएसपी तत्व को जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। अर्थात यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि इसे लागू करे या ना करे। इसके लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। वही बात इसमें कहा गया है कि अपरिवर्तनीय है। इसी पर टिप्पणी करते हुए पश्चिमी के लोगों ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसकी भुगतान बैंकों पर निर्भर करता है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस पे कहा कि हमारे भारत जैसे देश में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था है, अर्थात जनता को अपने शासक को चुनाव करने की शक्ति प्राप्त है। 5 साल में चुनाव होता, अगर ये
डीपीएसपी तत्व में दिए गए 36 से 51 के तत्व को अगर सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो 5 साल बाद जो है अपने शासक को उस पद से हटाए जाने का उनको अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं आगे कि आर्टिकल 36 में क्या है। अब आर्टिकल 36 में अगर देखते हैं अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 37 अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 सेकेंड। देखिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और राज्य की वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को शामिल किया गया, तो वही सब इसमें जो प्रावधान अनुच्छेद 36 में किया गया। अनुच्छेद 37 में कहा गया है डीपीएसपी तो अपरिवर्तनीय है, फिर भी यह शासन में मूलभूत है, अर्थात कहा जा सकता है कि राज्य जब नियम और कानून और कोई योजना बनाएगा तो डीपीएसपी तत्व में दिए गए निर्देश को उसमें शामिल करने का प्रावधान प्रयास करेगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 38 में अगर देखते हैं तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुविधा न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा, जो हम प्रस्तावना में आगे चर्चा कर चुके थे। उसके बाद 38 सेकंड भी जोड़ा गया, जो यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य आय, सुविधा और अवसर की असमानता जो है उसे दूर करने का प्रयास करेगा। अब एक एक को देखते हैं। अनुच्छेद 36 में है कि राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा शामिल है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी तत्व अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अर्थात राज्य जब भी कानून या योजना बनाएगा डीपीएसपी तत्व में दिए गए निर्देश को इसमें शामिल करने का प्रयास करेगा, शामिल करने का प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। अब इसके बाद 38 सेकंड को देखते हैं, तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य आय, सुविधा और अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा,
अब देखते हैं कि राज्य में आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया, जो आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा है वही इसमें भी शामिल है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी तो अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं, आप इसके उल्लंघन अगर राज्य इसे लागू नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। फिर भी यह शासन में मूलभूत है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा या योजना बनाएगा तो डीपीएसपी तत्व में जितने अनुच्छेद में जो भी निर्देश दिया गया इसको जो है इसमें शामिल करने का प्रयास करेगा। वही बात इसमें कहा गया कि निर्देश दिए गए शामिल करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, जो प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या होता है। उसके बाद 38 सेकंड या मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। और राज्य आय, सबको समान मात्रा में आय मिले, सुविधा भी हो समान और अवसर भी, सबको समान अवसर भी मिले, इसकी जो असमानता है इसको दूर करने का प्रयास करे राज्य का, ये जिम्मेदारी दिया गया। उसके बाद अब देखते हैं आर्टिकल 39 में क्या है। कि आर्टिकल 39 में 6 अनुच्छेद को शामिल किया गया है। जैसे आर्टिकल 39A में है, स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराया जाए। स्त्री एवं पुरुष को आजीविका के साधन, आजीविका का मतलब रोजी रोटी के साधन उनको उपलब्ध कराया जाए। 39B में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करने के लिए प्रयास किया जाए। और 39C में कहा गया है राज्य को जो आय या संपदा प्राप्त हो उसका संकेंद्रण ना हो। संकेंद्रण का मतलब यह है कि जो भी आय और संपदा प्राप्त हो रही है उसका वितरण पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास तक। और 39D में कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है। और 39E में कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी स्वास्थ्य की रक्षा करे, जैसे अस्पताल का निर्माण करें। उसके बाद 39F में कहा गया है कि बच्चों एवं यौन को शोषण से बचाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39D और अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 39F। अब एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। जिसे अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाए, वहीं 39B में कहा गया कि देश के संसाधन का वितरण, देश के संसाधन का वितरण जनहित के लोगों के लिए प्रयास किया जाए। जनहित के लिए किया जाए। जनहित के लिए मतलब जनता के लोगों के लिए किया जाए। 39C में कहा गया है कि राज्य को जो आय और संपदा प्राप्त हो, राज्य को जो आय
और या संपदा प्राप्त हो उसका संकेंद्रण ना हो अर्थात उसका केंद्रीकरण ना हो। उसके बाद 39D में कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उसके बाद 39E में कहा गया है राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह स्वास्थ्य की रक्षा करे। स्वास्थ्य की रक्षा करें। अब 39F में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी यह भी दिया गया है कि वह जो बच्चों और यौन को शोषण से बचाए। बच्चों यौन को शोषण से बचाए। जैसे मूल अधिकार में है 23-24 में बच्चों के लिए संरक्षण प्राप्त है, उसी तरीके से इसमें भी दिया गया कि बच्चों यौन को शोषण से बचाए। अब एक है कि 39A को यह मूल संविधान में 39A में एक बात और सम्मिलित किया गया कि यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया है कि निःशुल्क एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। यह जो 39A में यह भी सम्मिलित है, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। और 39D ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अक्सर ये दोनों लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या है 39A में है स्त्री एवं पुरुष को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। स्त्री एवं पुरुष को आजीविका के साधन, आजीविका का मतलब हो गया कि रोजी रोटी उपलब्ध कराया जाए। रोजी रोटी उपलब्ध कराया जाए स्त्री एवं पुरुष को, सभी को। 39वें में कहा गया कि देश के संसाधन का वितरण जनहित के लोगों के लिए किया जाए। उसके बाद है कि राज्य को जो आय या संपदा प्राप्त हो उसका संकेंद्रण ना हो, मतलब केंद्रीकरण ना हो, मतलब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, ना कि किसी एक व्यक्ति के तक। 39D इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जाता है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, 39D में है। 39E में है स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य को जिम्मेदारी दिया गया है। उसके बाद 39M में कहा गया कि बच्चों और यौन को शोषण से बचाए। इसी प्रकार मूल अधिकार में भी 23-24 में जिसका अधिकार दिया गया है। 39 में एक और प्रावधान किया गया जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। निःशुल्क एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी राज्य की जिम्मेदारी दिया गया है। अब उसके बाद आता है कि आर्टिकल कितना 39 हो गया, आर्टिकल जो है 40। आर्टिकल 40 में क्या प्रावधान किया गया है देखते हैं। आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 41 में राज्य कुछ दशाओं में रोजगार देने का प्रयास करेगा, जिसे विकलांग अवस्था में, वृद्धावस्था में।
और अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि रोजगार तो देगा, लेकिन रोजगार जो है न्याय संगत और मानव से परिपूर्ण हो, मानव संगत से परिपूर्ण हो। अर्थात ऐसा रोजगार ना दे दिया जाए कि एक वृद्ध व्यक्ति को 50 किलो की बोरी 4 मंजिलों पर चढ़ाने के लिए कहा जाए, क्या वो चढ़ा सकता है? कभी नहीं चढ़ा सकता। तो उसके हिसाब से उसको जो है रोजगार दिया जाए। और 43 में कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी एवं राज्य को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की स्थापना का विकास का प्रयास करेगा राज्य। कुटीर उद्योग की स्थापना का विकास तो यहाँ होने लगा, लेकिन इसमें मजदूरों की भागीदारी न होकर के इसमें मशीनों की भागीदारी होने लगी। तो फिर इसमें संशोधन किया गया, 43 से जोड़ा गया, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें यह व्यवस्था कर दिया गया कि इसमें इस कुटीर उद्योग में जो है मजदूरों की भागीदारी किया जाए। इसी प्रकार से 43 भी किया गया, जिसमें यह प्रावधान 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से किया गया, इसमें सहकारी संस्थाओं की स्थापना का प्रयास किया गया। अब देखते हैं आगे, इसमें जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत 41 में राज्य कुछ दशाओं में रोजगार देगा, रोजगार देने का प्रयास करेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं 42 में क्या है कि रोजगार राज्य जो रोजगार देगा वो न्याय संगत एवं मानव वंचित दशाओं से परिपूर्ण हो, दशाओं से परिपूर्ण। उसके बाद इसमें इसी में यह भी कहा गया है कि महिलाओं को प्रस्तुति सहायता भी उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद इसको जो है इसमें यह किया गया कि निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की विकास करेगा। राज्य की जिम्मेदारी दी गई कि निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की विकास करेगा, लेकिन इसमें मजदूरों की ना भागीदारी हो करके इसमें क्या हुआ कि इसमें जो मशीनीकरण होने लगा। फिर इसमें संशोधन किया गया और इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए। 2 अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए? एक जो है अनुच्छेद 43 से जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें मजदूरों की भागीदारी को बढ़ाया गया। मजदूरों की भागीदारी को बढ़ाया गया। और इसमें अगर देखा जाए तो इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है और इसमें क्या है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा, सहकारी
संस्थाओं का स्थापना के प्रयास करेगा, प्रयास करेगा। यह जो है राज्य की जिम्मेदारी दी गई, यह भी राज्य की जिम्मेदारी दी। अब देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत शामिल है, आगे इसके विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 41 में है कि राज्य कुछ दशाओं में रोजगार देगा, जैसे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था हो गया, विकलांग हो गए, विकलांग लोगों के लिए हो गया, इन सब को लिए जो रोजगार देगा। अब रोजगार देगा तो कैसा रोजगार देगा? वो रोजगार जो न्याय संगत एवं मानव वंचित दशाओं से परिपूर्ण हो, और महिलाओं को प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराया जाए। कि रोजगार दे दिया, कोई महिला गर्भवती अगर उसे कहा जाए कि वो 20 किलो की बोरी जो है 2-4 मंजिलों के ऊपर ले जाया जाए, तो वो तो नहीं कर सकती है। उसके लिए भी कुछ सहायता उपलब्ध हो, उसके लिए भी कुछ छूट प्रदान किया गया है इसमें। उसके लिए क्या फिर 43 में है कि निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की स्थापना का विकास करेगा। इसमें जो है, इसमें मशीनीकरण की भागीदारी ज्यादा होने लगी। फिर इसमें संशोधन किया गया, 43 से जोड़ा गया और राज्य की जिम्मेदारी दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इसमें मजदूरों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, और उसमें एक अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया और कहा गया कि इसमें जो है कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना का राज्य विशेष प्रयास करे। अब उसके बाद देखते हैं 44 में क्या है। चौवालीस में क्या है? आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता लागू कराना, नागरिक संहिता लागू कराना। एक समान नागरिक संहिता देखा जाए तो गोवा एकमात्र राज्य जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 2024 में उत्तराखंड बिल पास करके एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य हो गया, पहला राज्य हो गया। तो इसमें नोट में लिख लेते हैं कि गोवा एकमात्र है, गोवा एक मात्र राज्य है, लेकिन यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड पहला राज्य जो बिल पास करके लागू करने वाला पहला राज्य है। बिल पास करके लागू करने वाला पहला राज्य है, पहला राज्य है। इसमें कहा गया कि बच्चों को पोषण और शिक्षा संबंधी जैसी सहायता उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को पोषण एवं शिक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध कराया जाए, सहायता उपलब्ध कराया जाए। कितने? 6 वर्ष से कम बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक। 44 में देखते हैं क्या है कि एक समान नागरिक संहिता लागू कराया जाए। गोवा एकमात्र राज्य था जो जहां सिविल संहिता बहुत पहले से लागू, लेकिन वो पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। उत्तराखंड 2024 में लागू किया है,
लेकिन यह बिल बिल पास करके लागू करी है, इसलिए पहला राज्य जो है उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद 45 में क्या गया, कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य पोषण एवं शिक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये जो है आर्टिकल 45 में है। ठीक, अब इसके आगे 46 से 51 तक जो है कल देखते हैं।